नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार में गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह के अवसर पर बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस अवसर पर पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की। कार्यक्रम में संत समाज, गायत्री परिवार के सदस्य और विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के आगमन पर भाजपा पदाधिकारियों और साधु संतों ने उनका भव्य स्वागत किया। शताब्दी नगर में आयोजित ध्वज वंदन समारोह का आयोजन बहुत ही धूमधाम से किया गया। मुख्यमंत्री का दौरा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से सतर्क और अलर्ट मोड में तैनात थे, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित घटना से बचाव हो सके। इस कार्यक्रम ने धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी मजबूती प्रदान की। हम लोग चूंकि उस दिन हमारे यहाँ समान नागरिक संहिता जिस दिन 27 जनवरी से लागू हुआ था, तो उस दिन को हम लोग विशेष रूप से एक कानून का जो पालन हुआ, भारत के संविधान की जो आत्मा में अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान था, उसको सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में उतारने का काम किया। इसलिए उस दिन हमारे लिए विशेष है। मैं उस दिन की भी सबको शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग चूंकि उस दिन वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज शांति कुंज में आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि आज पूज्य माताजी और पूज्य गुरुदेव के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर से लगभग 40,000 साधक इस आयोजन में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अवसरों से हमें जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त होता है और ये प्रेरणा हमें आगे बढ़ने के लिए निरंतर सहायता करती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यूसीसी के 1 वर्ष पूरे होने पर भी विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 44 की आत्मा का पालन करते हुए इसकी अवधारणा को उत्तराखंड में धरातल पर उतारा गया। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए सभी को बधाई दी और इसे एक विशेष दिन करार दिया। उन्होंने 27 जनवरी को इस अवसर के रूप में विशेष रूप से मनाने की बात भी कही, ताकि इस ऐतिहासिक उपलब्धि को यादगार बनाया जा सके। पूज्य वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष भी है और पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो तप साधना की गई उसके भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे देश भर के और दुनिया भर के लगभग 40,000 से भी अधिक साधक, भक्तगण, गायत्री परिवार के सदस्यगण यहाँ पहुंच रहे हैं। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि एक ऐसा वेद मंत्र जो हमको मिला है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन को अच्छे रास्ते में ले जाने के लिए लगातार हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें उत्साह देता है, हमारे अंदर ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है। उसको साधना की तरह समझकर हम जीवन में अपना कर आगे बढ़ेंगे और इस संपूर्ण आयोजन के लिए, जिसमें इतना बड़ा आयोजन हमारे डॉक्टर चिन्मया जी ने किया है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। ये कोई सामान्य आयोजन नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर 80 से भी अधिक देशों के लोगों को बुलाया गया है और पूरा एक एक सत्र में जो है अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ होंगे। देश दुनिया के बड़े बड़े प्रख्यात जो महानुभाव होंगे, उनके द्वारा जो विमर्श यहाँ पर किया जाएगा, जो ज्ञान दिया जाएगा या जो बातें की जाएंगी, वो निश्चित रूप से पूरे सनातन के लिए भी, पूरे हमारे भारत के लिए भी बहुत आने वाले समय में एक अमृत का काम करेंगे। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं। पूज्य वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी। वहीं देहरादून के मसूरी में आज विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहे और उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने के कड़े निर्देश दिए। कार्यक्रम में सड़क, पार्किंग और अन्य बुनियादी विकास परियोजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही भविष्य में शहर के विकास को तेज करने के लिए नई योजनाओं की रूपरेखा भी साझा की गई। मंत्री ने कहा कि समय पर और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिससे स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इस अवसर पर स्थानीय लोग और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। उधर अल्मोड़ा में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन विधेयक 2025 को लेकर एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिला और मंडल स्तरीय कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधेयक को लेकर विपक्ष की तरफ से फैलाए जा रहे भ्रम और गलत सूचनाओं को खारिज करने के उपायों पर विशेष चर्चा हुई। अजय टम्टा ने कहा कि ये योजना मुख्य रूप से मजदूरों और आम नागरिकों के हित में तैयार की गई है। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल कितनी भी साजिशें क्यों ना रचें, विकसित भारत के निर्माण और रोजगार की गारंटी का संकल्प पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर विधेयक की कार्यप्रणाली,
लाभ और स्थानीय स्तर पर इसे लागू करने की रणनीतियों पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया। आज हमारी भी अपनी एक कार्यशाला है और पूरे देश भर में, प्रदेश भर में सभी कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं और एक बहुत महत्वाकांक्षी और देश के ग्रामीण अंचलों के लिए रोजगार से संबंधित योजना को जिस प्रकार से और अच्छा परिपक्व बनाया है, पारदर्शी बनाया है, अधिकतम लोगों को रोजगार मिले, यह भावना लगातार नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में सशक्त हुई है और उसी का परिणाम है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये योजना का शुभारंभ पूरे देश भर में हुआ है। और आप सबके भी ध्यान में ही होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार देने के लिए लगातार योजनाएं चली हैं। कभी सुनिश्चित रोजगार गारंटी योजना थी, कभी जौहर रोजगार योजना थी। तो ऐसे रोजगार योजनाओं का स्वरूप समय समय पर जब भी कोई ऐसा अवसर आया कि अधिकतम लोगों को रोजगार मिले, पारदर्शी हो और उसका प्रभाव भी पड़े और उसकी मॉनिटरिंग भी हो और उसका बजट प्रोविज़न भी हो, तो ये चलती रही हैं। वर्तमान में जो स्वरूप बनाया गया है वो अपने आप में बहुत ही महत्वाकांक्षी है, बहुत ही अच्छा है, जिसमें 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन रोजगार किया है और रोजगार के साथ साथ जो ट्राइबल क्षेत्र हैं उनके लिए 25 दिन का रोजगार और अतिरिक्त दिया है। वहीं हरिद्वार लक्सर मार्ग पर एक भयंकर सड़क हादसा हुआ जिसमें कार और ई रिक्शा की आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना फेरूपुर क्षेत्र में हुई जहां तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि ई रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। टक्कर के बाद सड़क पर हड़कंप मच गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और पुलिस को सूचना दी। मृतकों की पहचान फेरूपुर, कलियर और लक्सर क्षेत्र के निवासियों के रूप में हुई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। प्रारंभिक जांच में तेज गति को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। इस घटना के बाद हरिद्वार लक्सर मार्ग पर लगातार हो रहे हादसों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और पुलिस मामले की गहन जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो हरिद्वार लक्सर मार्ग पर यह भयानक सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि कार और ई रिक्शा की आमने सामने की टक्कर में यह भयानक हादसा हुआ और बताया जा रहा है कि तेज़ रफ्तार और के चलते यह हादसा हुआ था। कार और ई रिक्शा की आमने सामने की टक्कर हुई, इसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके को संभाला। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुट गई। तो बताया जा रहा है कि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 3 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। तो तेज़ रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी जिससे ये बड़ा हादसा हुआ। वहीं मंगलौर के मुंडलाना गांव में किसानों के लिए एक चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान और स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद ने भी शिरकत की और उपस्थित लोगों को योजना के उद्देश्यों और लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जी राम जी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा जिससे स्थायी आय का साधन मिलेगा और ग्रामीण जीवन में सुधार आएगा। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां विशेष रूप से गांव, किसान, गरीब और मजदूर के हित को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। जी राम जी योजना न केवल रोजगार सृजन करेगी बल्कि इसके माध्यम से गांव के समग्र विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। तो मंगलौर में ग्रामीण विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुंडलाना गांव में किसानों की चौपाल का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य यही रहा कि जो तमाम लाभ यहाँ पर मिलने चाहिए उनकी जानकारी यहाँ पर दी जाए। जी राम जी योजना को लेकर भी चर्चा यहाँ पर की गई, उसके बारे में जानकारियाँ मुहैया कराई गई। योजना के उद्देश्य और लाभों की जानकारी इस मीटिंग में रखी गई। जी राम जी योजना से 125 दिन का जो रोज़गार उपलब्ध होने वाला है उसको लेकर भी यहाँ पर जानकारियाँ दी गई और इस सभा का उद्देश्य ही था कि जी राम जी योजना से जुड़े हुए लाभों की जानकारी
सही तरह से मुहैया कराना। वहीं मसूरी के पास कैंपटी फॉल क्षेत्र में रविवार सुबह एक भयावह सड़क हादसा हुआ जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। कांडी खाल के समीप एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे कार में सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक युवक कंडाला क्षेत्र कैराना जनपद शामली का निवासी था। वो अपने दोस्तों के साथ मसूरी घूमने पहुंचा था। देर रात उसके दोस्त होटल में रुके जबकि वो अपनी कार में ही था। सुबह जब दोस्तों ने कार नहीं देखी और फ़ोन करने पर संपर्क नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इस बीच एक स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि सड़क से नीचे खाई में एक कार गिरी हुई है और उसमें कोई मृत अवस्था में पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि मृतक वही युवक था जो रात से लापता था। स्थानीय लोगों की मदद से मसूरी पुलिस ने शव को खाई से बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई। पुलिस मृतक के साथ आए दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कैंपटी फॉल से कांडी खाल तक की सड़क पर कई जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जैसे पैराफिट और क्रैश बैरियर नहीं है, जिससे हादसे होते रहते हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से सड़क सुरक्षा सुधारने की मांग की। मसूरी पुलिस के इंचार्ज ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। तो मसूरी रोड पर यह हादसा हुआ है। कैंपटी फॉल के पास गहरी खाई में ये कार गिर गई। युवक मसूरी घूमने अपने दोस्तों के साथ पहुंचा था और बताया जा रहा है कि रात में उसके जो दोस्त थे वो होटल में रुके, लेकिन ये युवक कार में ही था। सुबह जब दोस्त उसे देखने के लिए पहुंचे तो वहां पर ना कार थी और ना ही युवक, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई। उसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी ही थी कि किसी स्थानीय शख्स ने पुलिस को ये खबर दी कि खाई में एक कार गिरी हुई है और एक शख्स भी उसके अंदर है। पुलिस ने तुरंत ही शख्स को कार से बाहर निकाला, अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इस शख्स को मृत घोषित कर दिया। तो कैंपटी फॉल के पास गहरी खाई में गिरने से युवक की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। युवक के परिजनों को इस पूरे हादसे की खबर दी गई और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के लिए युवक के शव को भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई नजर आ रही है। वहीं उत्तराखंड में आसन कंजर्वेशन रिजर्व में एशियन वाटर बर्ड सेंसस सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस विशेष अभियान में सिर्फ आसन झील ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य जलाशयों में भी पक्षियों की गिनती की गई। आसन कंजर्वेशन रिजर्व में कुल 27 पक्षी प्रेमियों की टीम ने भाग लिया, जिन्हें 5 अलग अलग समूहों में बांटकर झील के चारों ओर तैनात किया गया। उन्होंने पक्षियों की संख्या दर्ज करने के साथ साथ उनके व्यवहार और गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन किया। सेंसर आंकड़ों के अनुसार इस बार झील में कुल 126 प्रजातियों के 5,806 पक्षी पाए गए। इनमें स्थानीय पक्षियों के साथ साथ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं, जो सर्दियों में इस क्षेत्र में आते हैं। पक्षियों की संख्या, उनकी प्रजातियों में बदलाव और व्यवहार संबंधी ये विस्तृत जानकारी वन विभाग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस डेटा के आधार पर भविष्य में आसन झील और यहाँ आने वाले प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रभावी योजनाएं और कदम भी उठाए जाएंगे। हमने नदी की तरफ काउंट करा था तो हमें 200 से अधिक स्मॉल प्राटन कोल दिखे हैं और 11 बार हेडेड गूज दिखा है, 50 से अधिक रेडी शेल्डक्स जो सुरखाब बतख जिसको बोलते हैं वो दिखा है और हमें एक ग्रेट थिकनी भी दिखा है और लगभग अभी तक तो 51 बर्ड्स की हमारी चेकलिस्ट बनी है। पर आशा है कि भी और भी लोगों का चेकलिस्ट आएगा तो हमारा अच्छा काउंट होगा आज का। कितने टीम हमारी 5 टीमें बनी हैं, तो अभी हम 1-2 ट्रेल से लोग आगे हैं, अभी 3 ट्रेल से लोगों का आना बाकी है। बीते सालों के बीच देखा था कि इस बार पक्षियों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है, जी, क्या कारण है? एक तो क्लाइमेट चेंज, क्योंकि उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है और अगर हम देखें यहाँ का जो हैबिटेट है वो भी समय के साथ बदल रहा है, तो उसका भी कारण हो सकता है। प्रदूषण भी एक कारण हो सकता है। तो काफ़ी कारण है, लेकिन क्लाइमेट चेंज खासकर हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनका कम होना शुरू हो गया है। खासकर जो वेडर्स होते हैं वो आजकल कम दिख रहे हैं। जो हमारे वेटलैंड हैं, यानी जो हमारी नम भूमि के इलाके हैं, जलाशय हैं, नदियां हैं, जहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, जहां प्रवासी पक्षी आते हैं,
उनकी गिनती का काम इस दिन किया जाता है, जिससे ये पता चल सके कि इनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है या घट रही है या स्थिर है। तो ये एक साइंटिफिक डेटा कलेक्शन है जो पूरे एशिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में एक साथ किया जाता है। और उत्तराखंड में चूंकि वेटलैंड काफ़ी हैं और तराई के क्षेत्र में तो विशेषकर बहुत हैं, तो उत्तराखंड में भी बड़ी तादाद में आज बर्ड वॉचर्स निकले हैं अपने अपने घरों से। और जहाँ जहाँ नदियाँ बह रही हैं, जहाँ जहाँ जलाशय हैं, जहाँ जहाँ नम भूमियाँ हैं, वहाँ वहाँ पर जो 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 पानी की चिड़िया हैं उनको गिनती का उनका काम चल रहा है, जो अब से थोड़ी देर में ही लगभग पूरा हो जाना है। हमने नदी की तरफ काउंट करा था, तो हमें वहीं उत्तरकाशी के यमुना घाटी क्षेत्र में लगी आग ने जंगलों को भारी नुकसान पहुंचा दिया है और लगातार फैलती जा रही है। यह आग जिला मुख्यालय से कुछ दूर पर लगी, लेकिन तेज हवा और जंगल की घनी आबादी के कारण तेजी से आसपास के कई जंगलों तक फैल गई। आग की लपटों ने पेड़ों, झाड़ियों और वनस्पतियों को भस्मीभूत कर दिया है, जिससे क्षेत्र की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता पर गहरा असर पड़ा है। इस आग की चपेट में आने से जंगली जानवरों के जीवन पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। हाथी, हिरण, भालू और अन्य छोटे जीव सुरक्षित स्थानों की तलाश में भाग रहे हैं, जबकि कई जानवर आग में फंसने का भी खतरा झेल रहे हैं। इसके अलावा जंगल की आग से उत्पन्न धुआं स्थानीय लोगों और आसपास के गांव में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन रहा है, क्योंकि धुआं और राख हवा में फैलकर सांस लेने में कठिनाई और अन्य स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रहे हैं। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन आग को काबू में करने के लिए हवाई और ज़मीनी दोनों प्रयास कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीमें, ग्रामीण स्वयंसेवक और वन कर्मी मिलकर आग बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन ऊंचाई और जंगल की कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण नियंत्रण करना एक बड़ी चुनौती है। इस आग से प्रभावित क्षेत्रों में जल स्रोतों की सुरक्षा और वन्य जीवों के लिए आपात राहत केंद्र स्थापित करने की जरूरत भी महसूस की जा रही है। यह आग न केवल पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए खतरा है, बल्कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि जंगलों पर आधारित कृषि और पर्यटन गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। तो विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आग को जल्द नियंत्रित नहीं किया गया तो इलाके में व्यापक परिस्थितियां नुकसान और लंबे समय तक नुकसानदेह प्रभाव दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल, ये उत्तरकाशी जनपद के गंगा घाटी हो या यमुना घाटी हो, जितने भी वन प्रभाग क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है जंगलों की जो आग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसकी वजह से जो है वन्य जीव और जो हरे भरे जो बेशकीमती पेड़ हैं उनको भी भारी क्षति यहाँ पहुँच रही है। और जो मौसम की मार है वो इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि अभी तक जो है उत्तरकाशी के ऊपरी हिस्सों में जो है बर्फबारी हो जानी चाहिए थी, निचले हिस्सों में बारिश हो जानी चाहिए थी। काश्तकार बड़े चिंतित हैं और इसके अलावा जो पर्यावरणविद हैं वो भी बड़ी चिंता जता रहे हैं कि अगर इसी तरह से मौसम रहता है तो कहीं ना कहीं जो है बड़ी दिक्कतें आने वाले समय में होगी और जो वन्य संपदा है उनको भारी क्षति पहुंच रही है। और वन विभाग की जो टीम है वो भले ही जो है आग बुझाने में लगे हों, लेकिन पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं ना होना और ऐसी ऐसी जगह पे आग लग गई है जहाँ जो है उनके जो आग के धुओं के जो गुब्बारे हैं वो साफ तौर पे नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में शासन प्रशासन से हम निवेदन करना चाहेंगे, वन विभाग से निवेदन करना चाहेंगे कि तत्काल जो है वन्य संपदा को बचाया जाए, वन्य जीव जो परेशान है उनको बचाया जाए। और जो ये मौसम की मार है, ऐसे में अगर जो है वन नहीं बच पाएंगे तो बड़ी दिक्कतें आने वाले समय में जो है लोगों को होगी। और जो ये धुआं आ रहा है इससे कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य वाले के जो खास तौर पे बीमार लोग हैं उनको ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। बिल्कुल, ये उत्तरकाशी। इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। देहरादून से मेडिकल कॉलेज रैगिंग मामले में एक्शन लिया गया है। रैगिंग के आरोप में हॉस्टल से छात्र निकाल दिए गए हैं। 2 छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है। तो एंटी रैगिंग कमेटी मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और कमेटी आज अपनी फाइनल रिपोर्ट भी दे सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रैगिंग का ये पूरा मामला है जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। एंटी रैगिंग कमेटी इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। तो कमेटी आज अपनी फाइनल रिपोर्ट भी पेश कर सकती है। तो मेडिकल कॉलेज रैगिंग के मामले में ये एक्शन लिया गया है। बताया जा रहा है कि रैगिंग के आरोप में हॉस्टल से 2 छात्रों को निकाल दिया गया है। 2 छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है। तो अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर ऋषिकेश वन भूमि से जुड़ी हुई ये खबर है। 20 फरवरी को केस की अगली सुनवाई होगी। वन भूमि मामले में जमकर हंगामा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग पर तल्ख टिप्पणी भी की थी। तो अदालत में स्पष्ट करना होगा
ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। इतने बड़े स्तर पर अतिक्रमण कैसे हुआ, इसे स्पष्ट करना होगा। वहीं देहरादून में हाल ही में एक अहम निर्णय लिया गया है, जिसके तहत गैर हिंदू व्यक्तियों का कुंभ क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस फैसले का समर्थन वक्फ बोर्ड उत्तराखंड ने भी किया है। अधिकारियों और धार्मिक विद्वानों के अनुसार कुंभ क्षेत्र गंगा तट पर स्थित एक अत्यंत पवित्र स्थल है, जहां धार्मिक आस्था रखने वाले श्रद्धालु पूजा अर्चना और स्नान के लिए आते हैं। ऐसे में उन लोगों का प्रवेश जिनकी धार्मिक आस्था इस क्षेत्र से संबंधित नहीं है, इस पवित्रता और धार्मिक परंपरा की दृष्टि से अनुचित उसे माना गया है। धार्मिक विशेषज्ञ शादाब शम्स का कहना है कि कुंभ क्षेत्र में केवल आस्था रखने वालों का ही प्रवेश होना चाहिए और जो लोग इस आस्था का हिस्सा नहीं हैं, उनके प्रवेश पर रोक उचित और आवश्यक है। उनका मानना है कि इस प्रकार का प्रतिबंध न केवल धार्मिक रीति रिवाजों की रक्षा करता है, बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित करने में भी मदद करता है। इसके अतिरिक्त गंगा तट और कुंभ क्षेत्र में भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। निर्णय से ये सुनिश्चित होगा कि पवित्र स्थल पर धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान बना रहे और श्रद्धालु अपने धार्मिक कर्तव्यों और अनुष्ठानों को निर्बाध रूप से निभा सकें। क्योंकि आस्था का मेला है और मैं ये कहता हूं कि ये देवभूमि उत्तराखंड है। दुनिया के 150 करोड़ सनातनियों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड में एक धार्मिक आयोजन किया जा रहा है, जिसको हम कुंभ कहते हैं। तो अगर मेरे मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जिसकी आस्था मां गंगा पे न हो, जिसकी आस्था कुंभ पे न हो, उस किसी भी व्यक्ति को नहीं आना चाहिए, तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। हम सब जानते हैं कि पूरे देश और दुनिया के अंदर इस वक्त भारत के ऊपर षड्यंत्र किए जा रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो हमसे नफरत करते हैं, वो कुछ भी हरकत इन आयोजनों में कर सकते हैं। ऐसे इनपुट्स अलग अलग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से मिल रहे हैं। तो क्या कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति जो आस्था ना रखता हो और वहां आ जाए, तो कल को आरोप अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो किस पे लगेगा? देश में दंगे ना हो, गलत भावना न जाए और चीजों को बेहतर किया जा सकता है। जो आस्था रखते हैं उसके लिए हम तो अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं, हम तो सबको वेलकम करते हैं। जो आस्था रखते हैं उनका स्वागत है, जो आस्था नहीं रखते वो कम से कम डिस्प्यूट पैदा करने का कोई षड्यंत्र ना कर सके। इस दिशा में इस कदम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आस्था का। उधर हल्द्वानी में आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें मुख्यमंत्री के विजन को नई ऊर्जा पिटकुल की पहले दी रही है और कुमाऊं क्षेत्र में पिटकुल ने कई स्तरों पर विकासात्मक और सामाजिक परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है, जिससे स्थानीय युवाओं और महिलाओं को नए अवसर मिल रहे हैं। पिटकुल के तकनीकी केंद्र का उदाहरण चंपावत में देखा जा सकता है, जो महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास का मॉडल बन चुका है। इस केंद्र में प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है। इसके अलावा पिटकुल की बहुआयामी पहलें शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। स्थानीय लोगों और युवाओं के लिए ये तकनीकी केंद्र न केवल रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और पेशेवर कौशल के साथ समाज में अपनी भूमिका निभाने का भी अवसर प्रदान कर रहा है। इस तरह पिटकुल के प्रयास उत्तराखंड के विकास और आत्मनिर्भरता के विजन को मजबूती दे रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।